एंड हैव अ नाइस डे। तो चलो भाई आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना सेल टॉपिक। ठीक है, तो जनरली सेल को हिंदी में कोशिका कहा जाता है। ओके, तो अब देखिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सेल के बारे में बेसिक चीजें क्या क्या है। कि सेल आर द बेसिक फंडामेंटल्स यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, तो सेल क्या है आपका बेसिक फंडामेंटल है। बेसिक फंडामेंटल का मतलब क्या है, जैसे मैंने कभी डायग्राम से आपको समझाया था कि भी सेल से टिश्यू है ना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम एंड फाइनली सिस्टम से क्या बन जाती है जी, बॉडी, है ना। तो अगर ये सेल ही नहीं होती तो आप बॉडी कैसे बनती, पॉसिबल है क्या। तो हमारा सबसे छोटा सेल की शुरुआत कहां से होती है, हमारी बॉडी कहां से बनना स्टार्ट होती है, कहां से बनना स्टार्ट होती है। सेल कौन सी होती है, स्पर्म प्लस ओवा। स्पर्म किस में होते हैं, मेल के अंदर, और ओवा किस में होते हैं, फीमेल के अंदर। जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो एक जाइगोट बनेगा। फाइनली जब जाइगोट बनेगा वहीं से शुरुआत हो जाती है किसकी, बॉडी की। जाइगोट एक सबसे छोटा सेल है, वहां से क्या शुरुआत हो जाती है, अपने बॉडी बनाना स्टार्ट हो जाती है। तो स्पर्म मेल के अंदर और ओवा किस में होता है, फीमेल के अंदर। इन दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और ओवा का, तो फाइनली क्या बनता है जी, जाइगोट। तो आपसे कोई पूछ लेना कि एक्चुअली अपनी बॉडी की शुरुआत कहां से हुई, तो हम कह सकते हैं कि स्पर्म प्लस ओवा का जब फर्टिलाइजेशन होता है तब एक जाइगोट बनता है, और जाइगोट से अपनी बॉडी की शुरुआत हो जाती है। ठीक है ना। तो सेल क्या है आपका, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले तो ये कर दो। सेकंड नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, सेल आर द स्मॉलेस्ट। तो सबसे छोटा बॉडी का अगर मैं कहूं कि बॉडी की कौन सी चीज है जो सबसे छोटी है, तो क्या है, सेल है। क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कौन सी है, भाई आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर कौन दे रहा है, शेप कौन दे रहा है, सेल ही तो दे रहा है। एंड फंक्शनल, जो बॉडी के सिस्टम है। अब ये बॉडी के सिस्टम बने क्यों हुए हैं अंदर, बताओ मुझे, बॉडी के 2-3 सिस्टम के नाम बताओ। रॉकेट नहीं पता, हिंदी में बोल दो, तुम लोग पढ़ाई करते हो। हाँ, और रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलो सबसे पहले शुरुआत करो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ठीक है ना। रेस्पिरेशन सिस्टम का काम क्या है, रेस्पिरेशन करना, श्वसन करना, है ना। ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, फिर क्या आ जाता है, डाइजेस्टिव। आता है कि नहीं आता। तो ये बॉडी के सिस्टम बने क्यों है, तो इसका तो काम क्या हो गया, रेस्पिरेशन करना। डाइजेस्टिव का काम क्या हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड, है ना, खाने को पचाने का काम। अगर मुझे बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई डिफेक्ट आ जाए तो आपका खाना अच्छे से पच पाएगा क्या, नहीं पचेगा ना। होता ना कभी कभी यार पेट गड़बड़ हो गया, एसिडिटी हो गई, या फिर मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, होता है कि नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, कब्जी हो जाना। ठीक है ना। कभी कभी लूज मोशन भी हो जाता है गर्मियों के दिनों में, उल्टा सिस्टम है, जब ज्यादा खा लेते हैं दबा के तब। ठीक है। अब रेस्पिरेटरी हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, और कौन सा सिस्टम होता है भाई, एक्सक्रिएटरी। एक्सक्रिएटरी सिस्टम में क्या हो जाता है, जैसे कि यूरिन का थ्रू आउट आप करते हो ना बॉडी से बाहर, तो वो एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहलाता है। और फोर्थ नंबर पर और कौन सा आएगा, अच्छा लो स्केलेटल सिस्टम ले लो आप। स्केलेटल सिस्टम में क्या आ जाता है, जितनी भी बॉडी की बोन्स है वो आ जाती है। मस्कुलर सिस्टम ले लीजिए, जितनी भी बॉडी की मसल्स है वो इसमें आ जाती है। नर्वस सिस्टम ले लीजिए। अब नर्वस सिस्टम क्या है, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, जो आप सुन रहे हो, सारा का सारा खेल किसका है, ये है तो सब कुछ है। ये फेल हो गया उस दिन आपको सभी जने क्या बोलेंगे, हाफ माइंड है ना, नॉलेज ही नहीं है इसको। क्योंकि नर्वस सिस्टम ही पूरा अपन को क्या देता है, कंट्रोल करता है। मतलब आपको जो करना है, मतलब ये कह सकते हो आप, जैसे कि भाई मुझे अभी क्या पढ़ाना है, तो ये मुझे गाइड कौन कर रहा है, मेरा ब्रेन कर रहा है ना मुझे गाइड। अगर ब्रेन ही नहीं चलेगा तो अपन कहते हैं ना वो उल्टी हरकतें कर रहा है, बैठ के कुछ भी कर रहा है, किसी को कुछ भी बोल रहा है। तो अगर ये नर्वस सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करता है, उसके बॉडी का बैलेंस, बॉडी क्या, फिर उसका तो पूरा बैलेंस ही बिगड़ जाता है। ठीक है ना। और कौन सा आता है इसके अलावा,
हाँ, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है, आगे जनरेशन को बढ़ाने के लिए, है ना। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, ठीक है जी। तो आगे की जनरेशन बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन सिस्टम जरूरी है। और इसके अलावा और कौन से होते हैं, और कोई होता है कि इसके अलावा सिस्टम, सुना कभी नाम? एक जो सेंसरी ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि आपके ये आई, ईयर, है ना। और कौन से आते हैं, आई हो गया, ईयर हो गया। सेंस कितने अपनी बॉडी में, कितने हैं आपकी बॉडी के अंदर, सेंस कितने हैं? अरे भाई, सुनते किससे हो, खाते किससे हो, टेस्ट किससे आता है, देखते किससे हो, ये सारे सेंसरी ऑर्गन ही तो है। कौन सा है? तो टंग, टंग से क्या आता है, टेस्ट आता है। आई से क्या करते हो, ईयर से क्या करते हो, और इसके अलावा स्किन, स्किन से क्या करते हो, फील करते हो ना स्किन से। और नोज से क्या करते हो, नोज से क्या करते हो, सुनते हो यानी नोज से आप ऑर्डर, मतलब कोई भी सुगंध आती है ना उसको। तो ये आपके 5 हो गए। और एक 6 कौन सा होना चाहिए, कॉमन सेंस। वो जरूरी है कि नहीं है, वो है कि नहीं है किसी में, सब में है ना। चलो ठीक है फिर तो कॉमन सेंस में होना जरूरी है इन 5 सेंस के अलावा। अगर कॉमन सेंस है तो लाइफ में बहुत ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो ये टंग, आई, ईयर, स्किन, नोज, तो ये आपके सेंसरी सिस्टम्स में आ जाते हैं। इन 5 को भी अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलो यहां तक हो गया। बॉडी के सिस्टम के नाम लिख लेना। चलो अब देखते हैं आप आगे तीसरे नंबर पे आपका सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब देखो मैंने समझाया था अभी आपको कि भाई सेल है तो आपकी बॉडी का बिल्डिंग बनता है, अगर सेल ही नहीं है तो बॉडी का बिल्डिंग कैसे बनेगा। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। भाई देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे मेड अप ऑफ किससे है, सेल से है। अब एक इसमें देखो एक्सेप्शन है, अपवाद है। कौन है, क्वेश्चन पूछ लेता है वायरस, नाम सुना है कभी, हिंदी में क्या कहते हैं वायरस को, विषाणु। जीवाणु किसको कहते हैं, बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, जीवाणु, ठीक है। तो ये वायरस होता है ना, ये सेल से नहीं बना हुआ होता है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर आगे कभी कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो ये डीपली क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, फार्मा में तो नहीं पूछेगा, ठीक है। यूनिसेल्युलर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एग्जांपल्स फॉर बैक्टीरिया, ईस्ट। ये जो बैक्टीरिया और ईस्ट होते हैं, ईस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, ईस्ट को क्या कहते हैं, सेवाल। अरे वो नहीं देखे हुए क्या, नदी में वो ग्रीन ग्रीन नहीं होती है ना, उससे आपको पता है क्या क्या बनता है, जेली। आप खाते हो ना जेली, चाव से खोल के ऐसे, है ना, उसी से बनता है, ठीक है। उसके बिना तो, और वो खाना होता है जो अंतरिक्ष में जाते हैं ना लोग, तो वो उनको इकट्ठा करके लेके जाते हैं, वहां पे तो दूसरा खाना चलेगा ही नहीं, तो उसी को खाते हैं, उसको खा के वो अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे वो करने से क्या होगा, वो उसको क्या करते हैं, स्ट्राइल कर लेते हैं कि भाई वो नुकसान नहीं पहुंचाए, है ना, इस तरीके से। तो इसका भी ध्यान रखना है आप लोगों को। मल्टी सेल्यूलर मेड अप ऑफ मेनी सेल। देखो 2 टाइप के जीवाणु होते हैं, है ना, 2 टाइप के आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक तो होते हैं मल्टी सेल्यूलर और एक होते हैं आपके यूनिसेल्यूलर, है ना, यूनिसेल्यूलर। अब ये जो यूनिसेल्यूलर होते हैं ये ओनली सिंगल सेल, सिंगल सेल का मतलब समझते हो क्या, एक ही सेल से बनते हैं। जबकि ये कौन सा बन जाते हैं आपके मेनी सेल, बहुत सारी सेल जिसके अंदर एनिमल और प्लांट। अब मुझे बताओ प्लांट जीवित है या अजीवित प्राणी है, सजीव है या निर्जीव है, प्लांट सजीव है या निर्जीव है, सजीव किसको कहते हैं, निर्जीव किसको कहते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लिविंग हो नॉन लिविंग हो,
लिविंग हो, तो लिविंग होने के क्या क्या होते हैं गुण? लिविंग प्राणी क्या क्या करता है? खाना खा के सो जाता है। देखो बॉडी में क्या होती है? ग्रोथ, है ना। और क्या करता है? क्या करता है? ग्रोथ के सिवा क्या करता है? और कुछ नहीं करता ग्रोथ। तो कहते ना यार, तो ग्रोथ के सिवा तो और तो कुछ करना चाहिए उसको। देखो लिविंग प्राणी वो है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ग्रोथ कर सके, और क्या करेगा वो? और क्या कर सकता है? रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होती है उसमें। प्लांट भी तो होते हैं ना, प्लांट के भी तो बच्चे होते हैं कि नहीं होते? ठीक है, एक बड़ा आम लगा रहता है, फिर आप उसके कुछ भी बीज लेते हो तो एक छोटा आम भी आ जाता है ना। उसी तरीके से ह्यूमन के अंदर भी वापिस आगे से आगे जनरेशन बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से लिविंग में ये है। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग में क्या होगा? ग्रोथ करेंगे क्या? है ना। एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकते हैं क्या ऑटोमेटिक? नहीं जा सकता ना। तो जैसे कि पत्थर, पत्थर क्या है आपका? नॉन लिविंग में इंक्लूड है। तो इस चीज का आपको बेसिक ध्यान रखना है। आगे अपन देखते हैं साइज ऑफ सेल। साइज ऑफ सेल, ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं और बेसिक सी चीजें करते हैं। अब देखिएगा ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल कितनी होती है, इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे एक नॉर्मल पर्सन के अंदर सेल होती है 10 की मल्टी 15, है ना। 10 की पावर 13 से लेके 10 की पावर 15। अब इसको आप 15 जीरो लगाओगे पीछे तो कितनी आएगी? काउंट करके घर जाके काउंट करना, यहाँ पर नहीं होगी, 1 घंटे में होगी, ठीक है ना। 10 के पीछे 15 क्या लगाना? आप जीरो लगाना, फिर उसको करना कि भाई वो कितनी सेल होती है। तो ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन के अंदर इतनी सेल होती है। इतनी सेल मिलकर आपकी बॉडी को क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। ओके, अब देखते हैं अपन साइज ऑफ सेल। तो लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है भाई? ओवम, है ना। फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवम होती है, ओवा होती है। वो क्या है? आपकी लार्जेस्ट सेल है। ओके, एंड स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्पर्म सेल। कौन सी है भाई? स्पर्म सेल, जो मेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ये सबसे छोटी सेल होती है स्पर्म। और ओवम क्या होती है? सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। अब अपन देख लेते हैं नॉर्मली डिस्कवरी सेल की, मतलब डिस्कवरी किसने की, है ना? खोज। कौन था बंदा? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कौन सी सेल को डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने कौन सी सेल को डिस्कवर किया था? चलो ये तो पता है आपको कि भाई रॉबर्ट हुक था, अच्छा, है ना। देखिएगा सबसे पहले रॉबर्ट हुक 1665 में सेल को डिस्कवर किया। वो सेल थी डेड सेल, मतलब मृत कोशिका की खोज किसने की थी जी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो फर्स्ट डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पे एक इन्होंने यहाँ लिखना चाहिए, फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ऑब्जर्व्ड ए पीस ऑफ बोतल कॉर्क अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखो इन्होंने क्या किया था, एक जैसे प्लांट की कॉर्क होती है ना, छाल, ठीक है, उस छाल को क्या किया कि माइक्रोस्कोप में रखी और उसको छाल को वो देख रहे थे। तो छाल को देख रहे थे तो उनको एक नोटिस हुआ, रूम लाइक स्ट्रक्चर। क्या हुआ? तो ये रूम का जैसा स्ट्रक्चर बना है ना, उस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना हुआ मिला उनको। तो उन्होंने नोट किया, उसके ऊपर स्टडी की, तो फाइनली उनको पता चला कि भाई ये क्या है? सेल है। समझ गए? ये क्या है? सेल है। फिर कौन आए भाई? डेड सेल की तो मतलब डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने कर दी। फिर एक बंदे की और जरूरत थी, है ना। तो वो कौन थे? लेवन हुक। कौन थे? लेवन हुक। स्पेलिंग गलत है ये, ठीक है ना। तो ये लिख लेना आप लोग। लेवन हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? 1674 में लिविंग सेल को डिस्कवर किया। क्या किया? लिविंग सेल, जीवित
कोशिका की खोज। तो फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, पॉन्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तालाब कहते हैं ना। ये तो धर्म की मतलब इंग्लिश बड़ी अच्छी है। तालाब, वाटर बाय यूजिंग हायर मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन्होंने क्या किया जी कि जो तालाब का पानी होता है ना, उसके अंदर उसको पानी को लिया। माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं पता तो है ना आप लोगों को? किस किस को नहीं पता? माइक्रोस्कोप देखा हुआ है कभी? किस किस के नहीं देखा हुआ है? किसी को नहीं देखना? देखा हुआ सूक्ष्मदर्शी, इसको ऐसा आंख में ऐसे करके देखते हैं फॉर्मेलिटी के लिए 11th-12th में, है ना? तो कॉलेज में तो तुम लोग रेगुलर जाते नहीं हो तो कहाँ से देखोगे? तो अपने वैसे उसमें 11th-12th में अपन जब प्रैक्टिकल हुए थे तब हमने ये देखा था माइक्रोस्कोप। तो उसमें क्या होता था कि भाई सूक्ष्मदर्शी से अपन को क्या ऐसे पार्टिकल जो अपन आंखों से नहीं देख सकते वो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जैसे कि कभी दही लेके उसको देखना तो आप 5-6 दिन तो बोलोगे यार दही नहीं खाऊंगा मैं, इतने इतने छोटे 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 बैक्टीरिया घूमेंगे उस दही में, है ना? तो वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, कोई नाम बताएगा क्या? दही के अंदर कौन से बैक्टीरिया होते हैं? दही के अंदर वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, नुकसान नहीं करता। हर बैक्टीरिया नुकसान नहीं करता, है ना? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, ये दही के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। अगर इनको कभी देखना हो तो माइक्रोस्कोप में आप जाके देख सकते हो, ठीक है? दिस नेम्ड एज एनिमैक्युलस। चलो, तो इन्होंने लिविंग हॉक ने क्या रखा इसका नाम? सबसे पहले लिविंग सेल का नाम क्या रखा? एनिमैक्युलस। ओके, अब अपन देखते हैं फाइनली रॉबर्ट ब्राउन। तो देखो रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? कौन थे रॉबर्ट ब्राउन? कौन थे रॉबर्ट ब्राउन? कौन थे? ऐसे बोल दो ना, रिश्तेदार में थे। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो? केंद्रक। मतलब कोई भी जैसे सेल ये है ना, ये सेल ही तो है, ये सेल है, बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा ना। वो सेल के यहां पे क्या होगी? कौन सी झिल्ली? सेल मेम्ब्रेन। चलो, तो ये हो गई जी सेल मेम्ब्रेन। डायग्राम बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना साथ साथ में। ये हो गया जी आपका न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियस के आसपास में कौन रहते हैं? राइबोसोम, है ना? राइबोसोम के यहां इस साइड के अंदर रहते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा फार्मेसी में। सेल फिक्स है, इसके बिना फार्मेसी क्या है? अधूरी है, ठीक है? तो इसको रटना ही रटना है। और यहां पे क्या हो जाता है भाई? लाइसोसोम। यहां पर क्या बन जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये पूरा का पूरा जो लिक्विड होता है, इस लिक्विड को आप क्या बोलते हो? साइटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में आप कहते हो जीव द्रव्य, है ना? जो लिक्विड से बना हुआ होता है, वाटर से बना हुआ होता है। तो ये आपका हो गया जी सेल का डायग्राम। तो इस तरीके का अगर आप डायग्राम बना के आ जाते हो तो आपको 2 से 3 नंबर आराम से मिल जाते हैं, ठीक है? तो सेल तो आएगा। तो ये प्रैक्टिस 1 से 2 बार करोगे तो बन जाएगा, है ना? तो ये रॉबर्ट ब्राउन थे ना, इन्होंने क्या किया था? इस न्यूक्लियस की खोज की थी। अब ये न्यूक्लियस है क्या यार? केंद्रक क्या करता है ये? कभी सुना है जेनेटिक इंफॉर्मेशन? जैसे कहते हैं ना कि भाई ये लड़का अपनी मम्मी की शक्ल का हुआ है ना? कभी कहते हैं कि अपने पापा की शक्ल पे गया है। तो क्या होता है कि फादर मदर के जो जेनेटिक कुछ गुण होते हैं, जरूरी नहीं है कि शक्ल मिले ना मिले, लेकिन अगर कभी भी हमें पता करना हो तो हम क्या करते हैं? एक तो बालों से,
और एक नाखून से और एक ब्लड से हम पता लगा सकते हैं कि भाई इनकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो इनके फादर मदर से मिल रही है या नहीं मिल रही है। यही न्यूक्लियस का कमाल होता है, ये हर सेल में होते हैं ताकि आगे से आगे जनरेशन में जा सके। ठीक है, अब देखते हैं अपन कि भाई कुछ ऐसी बीमारियां होती है ना जो जेनेटिक आती है, होती है नहीं होती? कि यार इसके दादा को डायबिटीज थी, पोते को भी होगी डायबिटीज। ठीक है, कैंसर था, पोते को भी हो गया कैंसर। एक्चुअल में कुछ जेनेटिक बीमारियां होती है, आती किस वजह से? ये न्यूक्लियस में तो लेके आता है ना, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे से आगे भेजने का काम करता है। ठीक है, हाँ क्या हुआ? पूछना है कुछ? चलो फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा, कितने मिनट हुए? चलो अब अपन देखते हैं सेल थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सेल थ्योरी क्या है। ठीक है, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो? सेल थ्योरी को कोशिका सिद्धांत। पढ़ा कभी? ये 12th 11th में था मेरे हिसाब से, सेल का पूरा, है ना। तो सेल थ्योरी क्या है इसको समझते हैं अपन डिटेल में कि सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय द जर्मन साइंटिस्ट। अब देखो सेल थ्योरी, दो साइंटिस्ट थे, सिल्डन और सेवान, दो साइंटिस्ट थे। तो जर्मन बॉटनिस्ट था एक, और एक अभी एक आगे आएगा, थियोडर सेवान एंड मैथियाज सिल्डन। दो साइंटिस्ट थे जो 1839 और 1838 के समथिंग आए थे। ये इन्होंने क्या बताया था कि भाई एक्चुअल में सेल का काम क्या है, ये फंक्शनिंग कैसे करता है बॉडी के अंदर, है ना। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं? ऑल लिविंग स्पीसीज आर, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे क्या लिखना? कंपोज्ड, है ना, कंपोज्ड ऑफ सेल। ओके, आगे अपन देखते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल आपका बेसिक यूनिट है ही, अच्छी चीज है। ठीक है, देखो सेल थ्योरी भी उसके बाद में फेल हो गई थी, है ना। सिल्डन और सेवान ने ये तो बता दिया कि भाई सेल का काम क्या है, करेगा क्या। फिर ये सेल थ्योरी फेल होने का कारण ये था कि ये नहीं बता पाए ये लोग कि एक्चुअल में सेल बनती कैसे है। सबको तो पता है कि बॉडी सेल से बनी, पर ये सेल कैसे बनती है ये दोनों साइंटिस्ट बता ही नहीं पाए थे। तो फिर कौन आए थे? रुडोल्फ विर्चाउ करके एक साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने बताया था कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल, कि मतलब सेल किससे बनती है? पुरानी सेल से ही बनेगी। कैसे बनेगी? जैसे सेल डिवीजन होता है कि नहीं होता अपनी बॉडी में, जैसे कि स्पर्म प्लस ओवम, है ना। तो स्पर्म को आप हिंदी में कहते हो शुक्राणु, ओवम को आप कहते हो अंडाणु। ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में इनका डिवीजन होगा। ठीक है, सेल डिवीजन होगा तभी तो जाके चीजें क्या होगी? डेवलप होगी और एक फाइनली न्यू सेल बनेगी। तो फिर रुडोल्फ विर्चाउ आए थे और उन्होंने बताया था कि भाई प्री एक्साइटिंग सेल से बनती है। तो फिर जो आपको अभी जैसे बोलते हैं ना कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो आपको क्या बोलना है? रुडोल्फ विर्चाउ नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मॉडर्न थ्योरी दी थी। मॉडर्न थ्योरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन पास्ट फ्रॉम वन सेल टू अदर, है ना। तो कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि भाई आपके फादर मदर के गुण आप लोगों में आते हैं, है ना, आप लोगों के गुण आपके बच्चों में आएंगे। तो वो कहां से आते हैं? कि भाई सेल में न्यूक्लियस होता है ना, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करके रखता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सेल थ्योरी का एक पोर्शन था। वैसे हालांकि फार्मेसी के अंदर सेल थ्योरी इतना पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब ये जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल होती है, ये होती क्या है? कोई बताएगा मुझे? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, कोई बताएगा क्या? नहीं बताएगा? कभी नाम ही नहीं सुना? बचपन में सुना होगा, दूसरी क्लास में थे तब।
हिंदी में यही बोलते हैं भाई, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ही बोलते हैं, हिंदी में इनका अलग कोई नाम नहीं है। अब देखो, प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया, शैवाल, जीवाणु इनमें पाई जाती है, जो सिंगल सेल होते हैं ना। बैक्टीरिया होता है वो किन से बनते हैं? सिंगल सेल, सिर्फ एक सेल ही होती है उसके अंदर, उनमें होते हैं प्रोकैरियोटिक। न्यूक्लियस इसमें क्या होता है? एब्सेंट। साइज क्या होती है इनकी? 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर। यूएम को क्या कहते हो? माइक्रोमीटर। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? एनिमल और प्लांट। तो एनिमल और प्लांट में अपने में क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। जैसे आपसे मैं क्वेश्चन कर लूं कि भाई यूकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती है? ह्यूमन या बैक्टीरिया? तो आप क्या एग्जांपल दोगे? ह्यूमन दोगे ना। तो भाई अपन तो क्या है, सिंगल सेल से थोड़ी बने, एक ही सेल से थोड़ी बने, अपन तो क्या बने हैं? मैनी सेल। और मैंने आप लोगों को बताया था 10 की पावर 13 से लेके 10 की पावर 15। तो हम तो इतनी सेल है अपनी बॉडी में, तो एक सेल से क्या होगा, ठीक है। अब यूकैरियोटिक में भी इन्होंने एब्सेंट लिख दिया भाई, मान आदमी है ये, प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। और साइज इसमें क्या है? 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो क्या है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अपन कि सेल के कुछ फंक्शन क्या क्या है। तो देखिएगा, सेल का फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है जी? ये बॉडी को क्या करता है? सपोर्ट देने का काम करता है, बॉडी की स्ट्रक्चर मतलब शेप वेप देने का काम करेगा। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा? फैसिलिटेट ग्रोथ माइटोसिस। अब देखिएगा, माइटोसिस एंड म्यूसिस दो प्रोसेस होंगे, उनको क्या करेगा ये? समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन, नाम सुना है कभी, है ना। तो वही चीज है। सेकंड चीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। बॉडी के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है, उनको ट्रांसपोर्ट करवाने का काम भी कौन करता है? सेल करता है। आपकी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी आएगी तभी तो आप काम करोगे। एनर्जी कैसे आती है बॉडी में? खाना खाने से, ठीक है, खाना खाने से तो आएगी। देखो, आप खाना खाते क्यों हो? मुझे कोई बताएगा क्या? बेसिक खाना क्यों खाते हो? खाना क्यों खाते हैं अपन? भूख लगती है इसलिए? अच्छा, बस यही कारण है? खाना इसलिए खाते हैं क्या? भूख लगती है इसलिए? देखो, अपन जो भी खाना खा रहे हैं ना, फूड खा रहे हैं, वो किस लिए खा रहे हैं? न्यूट्रिएंट के लिए। किस लिए खा रहे हैं भाई? न्यूट्रिएंट में क्या क्या आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट, है ना, प्रोटीन, विटामिन, है ना, लिपिड, मिनरल, ये सारे इन चीजों के लिए अपन क्या करते हैं? खाना खाते हैं। जैसे आप दाल खा रहे हो, दाल से क्या मिलेगा? है ना। फल फ्रूट खा रहे हो, उससे क्या मिलेगा? है ना। विटामिन किन से मिलेगी? जो भी आपकी ग्रीन सब्जियां, वेजिटेबल, पालक ये होता है ना, इनसे विटामिन मिल जाते हैं। लिपिड किन से मिलेंगे? दूध, दही, घी, है ना। मिनरल्स किन से मिलेंगे? जितने भी आपके सी फूड होते हैं, मछली हो गई, है ना, मछलियां खाने तो अच्छा है ना। मछली तो खाएंगे तो क्या बनेगी? बॉडी। मछली में क्या होती है? विटामिन ई और ए। अरे अपने जितनी भी मेडिसिन बनी हुई है ना, ये किन से बनी हुई है? ज्यादातर जितने भी आपके विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, ए के कैप्सूल्स आते हैं ना, तो और जो फिश का जो ऑयल होता है ना, लिवर ऑयल, उनसे सबसे ज्यादा मेडिसिन बनती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें विटामिन ई ज्यादा होता है। अब जैसे मुझे बताओ कि भाई विटामिन ए की अगर किसी में कमी हो जाए तो क्या होता है? बेसिक क्वेश्चन है। रोतुंदी क्या होता है? रोतुंदी, अच्छा, तो रात में देखना किसको है? तो रात में किसको देखना होता है? तो सोना होता है रात में। तो ऐसे बोलो, इवनिंग के टाइम, शाम के टाइम, है ना। जैसे जैसे दिन ढलेगा उसको कम दिखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि भाई अपन जैसे दोपहर होता है तो 4-5 बजती है तो उसके
आंखों के सामने एकदम ओझल आ जाता है और धीरे धीरे कम दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको आप रतौंधी बोलोगे। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है भाई? विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी प्रॉब्लम आती है, बांझपन, है ना? बांझपन समझते हो आप? इसमें क्या हो जाता है? स्पर्म की कमी, जिनसे आगे रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है, ये विटामिन ई की कमी से होता है। इस चीज को आपको समझना है। ओके, तो ये था आपका बेसिक। अब देखो इसके अंदर एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दे दिया इन्होंने, तो आपको जो मैंने बनाया ना वैसे बनाना, इतनी डिजाइन विजाइन देना नहीं। देखो बीच में दिल बनाया इन्होंने, गजब, है ना? तो अपन को ऐसा नहीं बनाना, नॉर्मल सा डायग्राम बनाओ, क्योंकि वहां पे इतना टाइम मिलता नहीं है, ठीक है ना? एग्जाम कितने घंटे का होगा आप लोगों के? 3 घंटे का होगा, और कम से कम आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं। जैसे एक वो यूट्यूब पे, इनके यूट्यूब पे वो वीडियो लगेगा जो फार्मेसी वाला है, ठीक है ना? तो उसमें वो देख लेना, मैंने सिलेबस पूरा समझाया है कि भाई आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है, इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे, फर्स्ट ईयर के अंदर सेशनल कैसे आते हैं, और आपके मेन एग्जाम कैसे होते हैं, ठीक है? तो सारा कुछ उसमें बताया, उसमें देख लेना आप लोग, और आगे से आगे वीडियो शेयर भी करते रहो, ठीक है? तो देखो ये आपका सेल का एक डायग्राम है, जिसके अंदर बीच में आ गया आपका न्यूक्लियस, है ना? लाइसोसोम आ गया। तो आप मतलब ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप लाइसोसोम को यहीं रखो, माइटोकॉन्ड्रिया को यहीं रखो, ठीक है ना? एक आपको राइबोसोम का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई वो न्यूक्लियस के आसपास ही होगा, ठीक है? क्योंकि राइबोसोम क्या काम करता है सेल में? राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन बनाता है ना, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, ठीक है? तो इसका आपको खास तरीके से ध्यान रखना है। साइटोप्लाज्म तो पूरा लिक्विड है ही, गोल्जी बॉडी यहाँ पे बना दो आप लोग, राइबोसोम में सारी कुछ चीजें हो गई, राइबोसोम, ठीक है? और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ और रफ, ठीक है? वो लिखो तो भी ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर हो गया। चलो, तो इस तरीके से आप अलग अलग लिख के भी समझा सकते हो, जरूरी नहीं है इतना अपने को डिजाइन देने की, क्योंकि एग्जाम्स में इतना टाइम मिल नहीं पाता, ठीक है? तो अपने जनरली सेल का आज हो गया भाई इंट्रोडक्शन कंप्लीट, ठीक है? तो सबको समझ में आ गया ना सेल क्या है? अब मैं पूछ लूं अगर कुछ तो बता दोगे मुझे? चलो, क्या नाम है? कमला। तो कमला मुझे बताओ, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? लिविंग सेल, तुम बताओ धर्मेंद्र, लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया? चलो तुम बताओ, क्या नाम है? कुमकुम। चलो तुम बताओ, लार्जेस्ट सेल कौन सा बॉडी का? अरे ओवम, है ना? स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया? लेवेनहुक। डेड सेल को किसने किया? न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया? न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। समझ में आ रहा है? सेल थ्योरी किसने दी? ध्यान कहां था तुम लोगों का? सेल थ्योरी 2 साइंटिस्ट है ना, सेल्डन और सेवान, ठीक है ना? फिर सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किसने किया? सेल थ्योरी फेल हो गई थी, कारण क्या था सेल थ्योरी फेल होने का? क्या कारण था? सेल थ्योरी फेल होने का कारण क्या था? बताया ना मैंने अभी कि भाई सेल थ्योरी फेल इसलिए हो गई थी कि वो बता नहीं पाए थे कि सेल एक्चुअल में आती कहां से है। तो वो बताया था आपका विर्चाउ ने, है ना? रुडोल्फ विर्चाउ ने बताया था। तो यहाँ पे देखा था अभी अपन ने, रुडोल्फ विर्चाउ ने बताया था कि भाई प्री एक्साइटिंग सेल जो पुरानी सेल होती है उन्हीं से मिलकर बनती है। तो ये चीजें आप लोगों को है ना एक एक चीज पढ़नी है, एक बेसिक नॉलेज होगा तुम लोगों का, तो क्या रहेगा कि आगे जाके थोड़ा अच्छा कर पाओ, ठीक है? तो ये था आज अपना जनरल इंट्रोडक्शंस, एंड इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी बोलते हैं ना उसको, मुझे आ नहीं रहा नाम, है ना? तो वो करते रहना है आपको, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी वेरी मच। चलो,
तो अपना देखो लास्ट वीडियो के अंदर हम एनिमल सेल स्ट्रक्चर के ऊपर चल रहे थे कि एक्चुअल में एनिमल सेल स्ट्रक्चर बना कैसे है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है और सेल में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि एक एक सेल के कंपोनेंट्स को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले जनरली हम थोड़ा सा मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि जैसे सेल का कंपोजिशन कैसे हुआ है ना, सेल किन किन चीजों से मिलकर बना है। देखो मेनली सेल 3 चीजों से मिलकर बना है। किन किन से? 3 चीजों से। फर्स्ट कौन सी आ जाती है भाई? सेल मेम्ब्रेन। सेकंड क्या आ जाता है? न्यूक्लियस। एंड थर्ड आ जाता है आपका साइटोप्लाज्म, है ना। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जीव द्रव्य जो लिक्विड होता है। इस साइटोप्लाज्म में फिर आ जाता है आपके राइबोसोम, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारी कुछ चीजें इसमें आ जाती है। तो ये मेनली 3 चीजें हैं जिनसे आपका सेल बनता है। तो इसका आपको एक बेसिक ध्यान रखना है। अब अपन देखेंगे, देखो सेल मेम्ब्रेन, इसको डिटेल में समझेंगे कि भाई सेल मेम्ब्रेन है क्या। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन क्या है? ठीक है, अब देखिएगा, अब मुझे बताओ कि भाई मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गई? झिल्ली, या फिर एक आप ये मान सकते हो दीवार। ठीक है, तो मुझे बताओ दीवार किसके लिए होती है, क्या करने के लिए होती है? सेफ्टी के लिए होती है ना। पहले के टाइम होता कि नहीं होता था? भाई जितने भी पुराने किले विले बने होते हैं उनके आसपास में जाके देखना, जितना किले पे पैसा नहीं लगा उतना दीवारों पे लगा दिया जाता था। कारण क्या था? दुश्मनों के हमले से बचने के लिए। तो आपके सेल को दुश्मनों के हमले से बचाने के लिए क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड कभी देखा है? देखा कि नहीं देखा? बंदूक डाल के बैठा रहता ना। तो सिक्योरिटी गार्ड की तरह सेल मेम्ब्रेन काम करता है कि भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स सेल में नहीं आ सके, आपको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं कर सके, इसलिए सेल मेम्ब्रेन जरूरी है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन आर थिन, इलास्टिक और डबल लेयर्ड फिल्म और लिपिड। ठीक है ना। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है जी? आपकी थिन। थिन का मतलब पतली, है ना। इलास्टिक का मतलब रबड़, देखा हुआ कभी कितनी इलास्टिसिटी होती है। एंड डबल लेयर मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन भी डबल लेयर होती है खुद, है ना। फिल्म और लिपिड, और किन से मिलकर बनी होती है? लिपिड से। लिपिड आपको पता ही है, फैट। ओके, अब देखते हैं अपन सेकेंड चीज, सेपरेट द इंटीरियर ऑफ सेल फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट। अब देख रहे, अब ये क्या करता है कि जो आउटसाइड का वातावरण होता है ना, एनवायरनमेंट होता है, उससे ये थोड़ी सी क्या रहती है? सेपरेट रहती है। तीसरे नंबर पर अपन देखते हैं ऑल्सो कॉल्ड सेमी परमेबल और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये देखते हो कि भाई ये सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं ये है और यहां से वाटर दे रहा हूं। ठीक है, तो वाटर अगर इसके अंदर एंटर कर रहा है धीरे धीरे तो इसकी परमेबिलिटी क्या है? हाई है। जैसे आपके स्किन के ऊपर कभी नोट करते हो क्या कि भाई आप जब स्विमिंग में नहाने के लिए जाते हो, वहां पे 1-1.5 घंटा अपन रहते हैं, तो अपनी थोड़ी स्किन क्या रहती है? वाटर चला जाता है ना, परमेबल हो जाता है। कभी भी आप कोई भी क्रीम लगाते हो, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो गया यहाँ पे, आपने क्रीम अप्लाई की, थोड़ी देर बाद में नोट करते हो तो क्रीम धीरे धीरे स्किन में चली जाती है, तो परमेबिलिटी आई कि नहीं आई? तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी परमेबल और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो किसी भी चीज को अपने अंदर क्या ले लेती है? धीरे धीरे अपने अंदर समा लेती है। इसेंशियल्स फॉर लाइफ ऑफ सेल। देखो सेल की अगर लाइफ को लंबा चलाना है तो उसके लिए क्या है? सेल मेम्ब्रेन क्या है? जरूरी है, इसेंशियल है। समझ गए जी? क्या है? इसेंशियल है। इसेंशियल का मतलब समझते हो क्या? क्या कहते हैं इसेंशियल को? जरूरी है, अनिवार्य है। ओके, आगे अपन देखते हैं फ्लूइड
मोनिक मॉडल, ये क्या है भाई? ये नहीं आया कुछ, चलो इसको अपन नहीं पढ़ेंगे, ये काम का ही नहीं है, ठीक है। अब इसको समझते हैं अपन, कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कैसे कोई चीजें अंदर एंटर करती है, कैसे कोई चीजें बाहर निकलती है, इसको अपन डिटेल में समझेंगे। ठीक है। अब देखिएगा, अपना ये जो सेल होता है ना, वैसे मेनली किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, इसको चीज को समझ लो आप। फॉस्फोलिपिड किन से होता है? फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, है ना, लिपिड भी होता है इसमें साथ में। तो फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन प्लस लिपिड, और कौन सा होता है भाई? कोलेस्ट्रॉल तो होता ही है। वैसे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कभी सुना है क्या नाम? कहां पे सुना था? टीवी गाइड में? क्यों देता है वो टीवी गाइड? अच्छा अच्छा, कोलेस्ट्रॉल फ्री, तो वो क्यों देते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री? कारण ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है ऐसा जो अपन को कोलेस्ट्रॉल फ्री देना पड़ता है? कुछ ना कुछ तो करता होगा। अब देखो, इसको समझते हैं। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल तो आपकी बॉडी को चाहिए। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल किन किन वजह से होता है इसको समझ लो पहले तो, ठीक है। और ये कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल में हाई हो गया बॉडी में तो क्या करेगा? तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल तो चाहिए कि भाई उससे अगर हाई है तो आपकी बॉडी में ये क्या क्या नुकसान करेगा, इस चीज को अपन समझते हैं। देखिएगा, कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल में कहां पर जाके इकट्ठा हो जाता है, कहां पर जाके जमा हो जाता है? जो आपकी बॉडी की आर्टरीज होती है एंड वेन्स होती है, हिंदी में क्या कहते हैं उनको? सीरा और धमनी। इनमें जाके ये क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। अगर मुझे बताओ कि भाई आपकी ये है आर्टरीज, ऐसी होती है, ये है वेन्स। अब यहां पे अगर कोलेस्ट्रॉल यहां पे जमा हो गया धीरे धीरे करके, तो ब्लड को जाने के लिए जगह कितनी बची? इतनी सी। तो ये ब्लड इतनी सी जगह में से पास हो नहीं पाएगा इजीली, और हार्ट को क्या नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या आ जाता है? हार्ट अटैक, है ना। हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर होने लग जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में बढ़ना नहीं चाहिए, फर्स्ट चीज। अब ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता कैसे, तो इसको समझ लो। अपन खाते हैं ना, अरे यार आज तो मुझे सैंडविच खाना है, चाउमीन खानी है आज तो, बस जो है यही है। कभी कभी कहता नहीं आज तो बर्गर खाऊंगा, जाके पिज्जा खाऊंगा, ठीक है, स्प्रिंग रोल खाऊंगा, और क्या होता है भाई, पाव भाजी खाऊंगा। तो ये सारे के सारे क्या है? फास्ट फूड। इनमें आपको पता है ना, ये जो एक तो क्या यूज करते हैं? चीज, और क्या होता है? मेयोनीज। ये सारे के सारे क्या है? कोलेस्ट्रॉल के भंडार हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी में क्या करते हैं भाई? डिजीज, बीमारियों का घर है। अगर आपने रेगुलर लाइफ में अगर ये चीजें फास्ट फूड स्टार्ट कर दिया तो आप मात्र 40 साल जियोगे, ठीक है। अभी से अगर आपने स्टार्ट कर दिया ना कि भाई अब से मैं तो खाना स्टार्ट कर दूं, आज से खाना खाओ मत, सिर्फ फास्ट फूड खाते रहो, ठीक है, आपके 40 साल से ज्यादा नहीं जी पाओगे। क्योंकि फास्ट फूड में न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या होती है? जीरो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। आप मुझे बताओ, चाउमीन कोई खा रहा है, उसमें न्यूट्रिएंट है क्या? कहां पे है न्यूट्रिएंट? सारा का सारा मसाला है कि नहीं? वो मसाले का टेस्ट है ओनली, और आपके पेट को लग रहा है कि मैं फुल हो गया, ठीक है। लेकिन अपने बॉडी की सेल को तो क्या चाहिए? बॉडी की सेल को तो दाल से थोड़ी मतलब है, बॉडी की सेल को किससे मतलब है? दाल में से क्या चाहिए उसको? प्रोटीन चाहिए। अगर आपने आधा केजी दाल खा लेते हो तो उसमें से कितनी प्रोटीन निकलेगी? 5 ग्राम ओनली, नहीं 5 ग्राम क्या, 5 मिलीग्राम। 5 ग्राम तो ज्यादा हो जाती है। इतनी सी, आधा केजी में से इतनी सी प्रोटीन सेल के पास पहुंचती है, और फिर सेल क्या करता है? बॉडी को देने का काम करता है। तो इसीलिए ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल अपने बॉडी में बढ़ना नहीं चाहिए। और ये बढ़ने के क्या क्या कारण थे मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। तो आज के बाद में तो ये चीजें तो फ्री में ला के खिलाए ना तो भी नहीं खाना है मुझे तो, ठीक है। ऐसा नहीं है यार फ्री में आ रहा है चलो दबा लो 2, आज तो 3 दबा लो, तो ऐसा नहीं करना है।
चलो इसको देखते हैं, इसको समझते हैं अपन। तो एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर है किसका भाई, सेल मेम्ब्रेन का। ये कंपोनेंट्स है कि सेल मेम्ब्रेन किन किन से बना है, फॉस्फोलिपिड से, कोलेस्ट्रॉल, इंटीग्रल प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, फैटी एसिड्स, लिपिड, इन चीजों से मिलकर आपका एक सेल मेम्ब्रेन बनता है, जो क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है, एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपन देखते हैं लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अब देखिएगा लिपिड का लेवल कितना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, लिपिड होता है जी 40 से लेके 45, इसको रेड कर लेते हैं अपन, 40 से लेके 45। प्रोटीन कितना होता है जी, और कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, 1 से लेके 5%। ओके, तो ये आपका बेसिक सा कंपोजिशन हो गया। फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, चलो अपन इसको डिटेल में नहीं देखेंगे, इतना आपका पूछता भी नहीं है, और अगर आप चाहो पढ़ना तो इसको पढ़ सकते हो। अब अपन डायरेक्टली चल लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन पर। तो भाई सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन तो मैंने आप लोगों को बता दी है, फिर भी इसके अंदर आप देख लीजिए कि एक्चुअल में इसके फंक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहला काम क्या है भाई सेल का, सेल मेम्ब्रेन का, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हो, सुरक्षा करना। तो सिक्योरिटी गार्ड भी सुरक्षा करता है ना बिल्डिंग की, अंदर नहीं आने देता किसी को भी कि नहीं भाई तू कौन है। तो इसी तरीके से अपना सेल मेम्ब्रेन भी यही करेगा। एक होता है सिलेक्टिव परमेबिलिटी, जो चीजें अंदर जाने लायक है उसी को परमेबल होने देगा। तीसरे नंबर पर अपन देखते हैं एक्ट एज ए रिसेप्टर, है ना, कि भाई ये जो सेल मेम्ब्रेन होगा ना, ये एज ए रिसेप्टर की तरह काम करेगा कि कोई भी पार्टिकल्स आया, अगर इसको लगेगा कि ये पार्टिकल्स बेनिफिशियल है, उसके साथ में क्या करेगा, लिंक करके अंदर आ जाएगा सेल के, वरना उसको बाहर से भगा देगा, चल भाग गया तो मेरे लिए काम का नहीं है। फाइनली क्या आता है, सेल एडेशन की तरह काम करता है, सेल रिकॉग्नाइजेशन की तरह काम करता है। एक्चुअल में ये क्या करता है कि रिकॉग्नाइज करता है चीजों को, ताकि आगे से आगे सेल क्या कर सके, ग्रोथ कर सके, और उसकी लाइफ थोड़ी सी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। एक्ट एज ए एंजाइम, और ये एक्ट किसकी तरह करता है, एंजाइम की तरह। और एक पॉइंट ही डालना भूल गए, ठीक है, तो अपन उसको छोड़ देना है। तो क्या क्या काम है, प्रोटेक्शन, सिलेक्टिव परमेबिलिटी, एक्ट एज ए रिसेप्टर, सेल एडेशंस, सेल रिकॉग्नाइजेशंस और एक्ट एज ए एंजाइम। ये फंक्शन किसके हो गए भाई, सेल मेम्ब्रेन के। तो एरर, हाइपरलिंक्स, रेफरेंस नॉट वैलिड, तो इनको ये हटाना चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है चीज, ठीक है। तो आगे अपन देखते हैं न्यूक्लियस, इसको समझते हैं अपन, न्यूक्लियस क्या है। तो देखिएगा न्यूक्लियस आपका हिंदी में मैंने अभी बताया था आपको, केंद्र कहते हैं। न्यूक्लियस की खोज करने वाला कौन था, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना। अभी न्यूक्लियस का काम क्या है इसको देख लेते हैं अपन। देखिएगा न्यूक्लियस आपका क्या करता है जी, इट इज द डबल, इट इज ए डबल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। अब देखिएगा इसमें इन्होंने ऐसे ही बताया ना कि भाई जब अपन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पढ़ रहे थे तो उसमें अपन ने क्या देखा था, एक में न्यूक्लियस अपसेंट देखा था और एक में परजेंट देखा था, ठीक है ना। तो ये अपन न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं कि भाई ये डबल मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो यूकैरियोटिक सेल में तो क्या होता है, न्यूक्लियस परजेंट होता है, तो वहां पे थोड़ा ऑप्शन लिखा हुआ था, मैंने सही करवा दिया था ना आप लोगों से। अब देखते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, ये सेंटर में होता है सेल के एकदम न्यूक्लियस। अभी अपने डायग्राम देखा था तो समझा था ना, सेंटर का मतलब केंद्र, एकदम बीच में होता है। कंटेन ये क्या करता है भाई, जेनेटिक मटेरियल। अभी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए, आरएनए होता है क्या, और डीएनए में आ जाता है आपके क्रोमोसोम, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, गुण सूत्र कहते हो कि नहीं कहते हो। आपने कितने गुणसूत्र है, ह्यूमन में कितने गुणसूत्र होता है,
अरे भाई कहां से पढ़ के आया तू? मानव में कितना होता है गुंजितार? 46, ठीक है ना। 23 का होता है जोड़ा, ठीक है ना, तो इसको पेयर बोलते हैं ना, 23 पेयर, ठीक है। तो 23 पेयर का मतलब क्या हो गया? डबल। तो 23 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 46 आता है, ठीक है। तो ये चीज थी आपकी। तो इन्होंने लिखा है भी कंटेन क्या करता है ये न्यूक्लियस? जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए विथ हिस्टोन एंड फॉर्म क्रोमोसोम। आगे अपन देखते हैं होल्ड जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कि भाई जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी उसको होल्ड करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा। देखना कभी ना कभी नोट करना कि तुम लोग जैसे भी अपने फादर मदर होते हैं ना, उनके कुछ ना कुछ आप में गुण आएंगे, है ना। सोने का तरीका हो गया, है ना, थोड़ा सा दिमाग भी उनकी तरह वर्क करता है। नॉर्मली कहता है आजकल के बच्चे तो माँ बाप क्या कर रहे हैं, बेटे क्या कर रहे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन फिर भी नॉर्मली कुछ ना कुछ ऐसे गुण आते हैं जिसके हम कहते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फादर मदर से मिलती हुई है, ठीक है। ये क्या बनाया भाई इन्होंने? अच्छा चलो, इन्होंने ये बना दी है आपके क्रोमेटिन, जो क्या होते हैं भाई, जो माला होते हैं ना, माला के आकार के होते हैं। हिस्टोन चलो ये काम का तो है नहीं, वैसे छोड़ो इसको, पूछेगा नहीं आप लोगों से, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वैसे एक्चुअल में अगर न्यूक्लियस को अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो हमको ऐसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप में अगर न्यूक्लियस को देखा जाए तो यहाँ पर देखो ये डीएनए है ना, ये क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर लैमिना, ये इस टाइप का होता है। पर आपको इतना डिटेल में पूछेगा नहीं। देखो डिप्लोमा है, डिप्लोमा को डिप्लोमा के हिसाब से लेके चलो, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया और क्रोमेटिन नेटवर्क हो गया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी ठीक है। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब देखो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने वाली चीज क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसका आपको एक बेसिक ध्यान रखना है। तो इसको देखते हैं अपन, इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। फिर देखते हैं अपन सेपरेट द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म, कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर, स्पेस बिटवीन 2 मेम्ब्रेन कॉल्ड प्री न्यूक्लियर स्पेस। अब देखिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है भाई, कि ये जो क्या करती है, 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस को एक तो आउटर मेम्ब्रेन होगी बाहर की और एक इनर अंदर की होगी, 2 मेम्ब्रेन मिलकर न्यूक्लियस को क्या करता है भाई, प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, सुरक्षा देने का काम करते हैं। तो देखो अपनी बॉडी एक्चुअल में देखी जाए ना, तो बॉडी को जब बनती है ना बॉडी, तो कितनी मतलब मशक्कत तो होती होगी इस बॉडी को बनने में, है ना। कितनी मतलब हर न्यूक्लियस, इतनी बॉडी की सेल है, इतनी बॉडी की सेल के अंदर जैसे मैंने बताया ना आपको 10 की इतनी सेल है, इन सब सेल में न्यूक्लियस है। अब इन सब न्यूक्लियस के अंदर ये सारी चीजें डेवलप हो रही है। सेपरेट द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म, और ये जो साइटोप्लाज्म होता है जीव दरे, वहां से सेपरेट कर लिया जाता है। ओनली जो बीच में न्यूक्लियस होगा उसी में जेनेटिक मटेरियल होगा। ऐसा नहीं है कि आपने साइटोप्लाज्म में भी जेनेटिक मटेरियल, जैसे सेल का डायग्राम देखा था ना अभी, ये इस टाइप का डायग्राम था, यहाँ पे न्यूक्लियस था और यहाँ पे क्या था, पूरा क्या था, अरे भाई ये जो लिक्विड है ये क्या है, साइटोप्लाज्म में तो है। तो ये क्या कह रहा है लाइन, कि भाई इस साइटोप्लाज्म में कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, किसमें होगा, ओनली इस न्यूक्लियस में ही होगा। तो ये सेपरेट का भी काम करता है। कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर, और ये कंसिस्ट क्या करता है आपका, लिपिड बाइलेयर को कंसिस्ट करने का काम करता है। एंड थर्ड पे अपन देखते हैं स्पेस बिटवीन 2 मेम्ब्रेन कॉल्ड प्री न्यूक्लियर स्पेस। फिर अपन फाइनली देख लेते हैं आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूज विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो RER का पूरा नाम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये कंटिन्यूज किसके साथ में हो जाती है, आउटर मेम्ब्रेन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आप लोगों को बताया था कि राइबोसोम और ये साथ में होती है।
न्यूक्लियर आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल प्रोटीन्स, और इसके अंदर जो न्यूक्लियर होते हैं ये कंपोज किससे होते हैं? सेवरल प्रोटीन के लिए। चलो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट अपन करेंगे कल, ठीक है? ताकि क्या है कि ज्यादा पढ़ना सेहत के लिए हानिकारक है, तो अपन को थोड़ा सा कम पढ़ना चाहिए।